एक झटके में पूरे सिलेबस का रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पहले हम लोग जानेंगे बंध्याकरण के बारे में कि बंध्याकरण क्या होता है। ठीक, बंध्याकरण इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टरलाइजेशन। थोड़ा सा हिल रहा है, देखिए बंध्याकरण इसका मतलब ये होता है कि इस विधि में जो जनन वाहिनियाँ होती हैं उनको काट करके किसी स्थान पर काट करके या बांध करके युग्मक के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जाता है। माने जो नर युग्मक मादा युग्मक होते हैं उनको रास्ते को बंद कर जाता है। तो बंध्याकरण का मतलब ये होता है, इसी को हिंदी में बोलते हैं नसबंदी, एक और इसका नाम नसबंदी होता है। तो इस विधि में जनन वाहिनी को काट कर या बांध कर युग्मक के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जाता है। ठीक है, और यह जनन क्षमता को अस्थायी रूप से अवरुद्ध करने की सर्वाधिक सफल विधि होती है। और ये कई प्रकार संभव है। पहला इसमें देखिए है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या करते हैं, यह पुरुषों में खाली होता है। शुक्र वाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है जिससे शुक्राणु का जो मार्ग हो वो बंद हो जाए। इसमें संभोग की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये सर्वाधिक विश्वसनीय विधि होती है। गोलियाँ ट्यूबेक्टोमी थी ना, इसका क्या है ट्यूबेक्टोमी है। ट्यूबेक्टोमी का मतलब ये होता है कि अंड वाहिनी को काटकर, ये स्त्रियों में खाली होता है, अंड वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है जिससे युग्मक का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और ये युग्मक जो अंडाणु होते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, निषेचन भी नहीं हो पाता। जब तक निषेचन नहीं होता तब तक संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है ना। इसमें एक ऑप्शन गोलियां दिया। गोलियां का मतलब माला डी सहेली, 2 गोलियां आती हैं जिनको हम बोलते हैं गर्भ निरोधक गोलियां। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर अमातिसार रोग के बारे में। अमातिसार रोग तो आप जानते हैं, अमातिसार रोग पढ़े हैं भाई, जस्ट जल्दी पढ़े हैं। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं अमीबिता भी बोलते हैं, अमातिसार भी बोलते हैं। ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है और घरेलू मक्खी इसको फैलाती है। और इसके लक्षण क्या होते हैं, तो कब्ज बनना, उदरी पीड़ा है ना, कब्ज बनना, उदरी पेट दर्द, ऐंठन, अधिक श्लेष्म, रुधिर का थक्का मल के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, कैसे इसका उपचार करेंगे, रोकथाम कैसे करेंगे, उपचार कैसे करेंगे। तो उपचार के लिए देखिए क्या कर सकते हैं, उबला हुआ जल का उपयोग करेंगे, ढके हुए भोजन का उपयोग करेंगे, एमाइटिन नामक औषधि से कुछ समय के लिए आराम मिलेगा आपको, फ्यूमाजिलीन, मेट्रिनिडेजोल, इरिथ्रोमाइसिन आदि एंटीबायोटिक औषधियों का उपयोग करना चाहिए। मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है। पायरिया किससे होता है, एंटामीबा जिंजिविलिस से होता है। निद्रा रोग किससे होता है, तो ट्रिपैनोसोमा से होता है। देखिए पूछा गया सजीवता पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कि सजीवता पर टिप्पणी लिखिए, परजीवता पर टिप्पणी लिखिए, अंतर लिखना है। सजीवता पूछे, सजीवन पूछे, सिम्बियोसिस पूछे, सबका एक ही, यानी यह एक प्रकार का धनात्मक संबंध। धनात्मक मतलब कि इसमें किसी को नुकसान नहीं होता है, जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है, दूसरे को ना लाभ होगा ना हानि होगी। ठीक है, तो इसको पढ़ चुके हैं, छोड़िए इसको, आगे बढ़। कोडान और एंटीकोडान में अंतर पूछता है। ठीक है, तो कोडान में क्या हो जाता है, ये जो होता है कोडान जो होता है यह mRNA एवं DNA पर उपस्थित 3 नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम होता है। हाई जो होता है एंटीकोडान जो होता है tRNA पर उपस्थित 3 नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम होता है। ये जो होता है DNA के लिए टेम्पलेट का कार्य करता है, यानी हम सीधे कह सकते हैं कि यह DNA का पूरक होता है। और ये जो होता है एंटीकोडान जो होता है यह कोडान का पूरक होता है। ठीक है, जो कोडान होता है यह DNA एवं mRNA में पाया जाता है और जो एंटीकोडान होता है यह खाली tRNA में पाया जाता है। 3 अंतर बहुत है, छोड़िए आगे बढ़िए। पेपर में एंटीबायोटिक किसे कहते हैं पूछा गया क्वेश्चन है कई बार का कि एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, यानी प्रतिजैविक किसे कहते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक का मतलब ये होता है कि प्रतिजैविक जो होते हैं, यानी एंटीबायोटिक जो होते हैं, प्रतिजैविक जो होते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थ हैं जो रोग कारक तथा अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को संदमित करते हैं या उनको नष्ट कर देते हैं। प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग वाक्समैन ने किया था। ठीक, और प्रथम प्रतिजैविक जो औषधि है उसको हम बोलते हैं पेनिसिलिन, जिसको खोज किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, है ना।
जिसको खोज किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। देखिए यहाँ पर प्रथम प्रतिजैविक जो औषधि है वो पेनिसिलिन है, जिसकी खोज किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और कब किया गया था? 1928 ईस्वी में। और किस कवक से खोज किया गया था? तो पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजिनम कवक से खोज किया गया था। कवक से कौन कौन बनाया गया है? तो पेनिसिलिन। कवक से कौन कौन बनाया गया है? तो पेनिसिलिन, रेमाइसिन, फ्यूमाजिलिन, याद रखिएगा। और जीवाणु से कौन कौन एंटीबायोटिक बनाए गए हैं? तो इरिथ्रोमाइसिन, टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, क्लोरमफेनिकाल, बहुत सारी हो जाएंगी। बात करते हैं वाहित मल उपचार पर। वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों का महत्व पूछे, चाहे वाहित मल उपचार पूछे, आपको लिखना यही है, ठीक है। तो प्रतिदिन महानगरों से, शहरों से, कस्बों से जो अपशिष्ट जल जो बहता हुआ रहता है, बहुत बड़ी मात्रा में प्रवाह होता है नालों में, उसी को हम बोलते हैं वाहित मल। उसी को हम क्या बोलते हैं? वाहित मल बोलते हैं। और इसका अगर सीधे हम क्या करेंगे, प्राकृतिक स्रोतों में यानी तालाबों में चाहे नदियों में गिराएंगे तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जो सूक्ष्म जीव उसमें मौजूद हैं वो मरने की संभावना उनकी बढ़ जाएगी। इसलिए पहले वाहित मल का हम क्या करते हैं? उपचार करते हैं। उपचार करने के बाद ही उसको जल स्रोतों में छोड़ा जाता है। तो वाहित मल उपचार जो होता है 3 चरणों में पूर्ण होता है। पहला प्राथमिक उपचार या भौतिक उपचार। जो प्राथमिक उपचार होता है इसमें क्या करते हैं कि जो तैरती हुई गंदगियां होती हैं उस गंदे जल में यानी कि जो वाहित मल है उसमें जो गंदगियां तैरती हुई रहती हैं, बड़ी होती हैं, उनको छलनी से या किसी बड़े छलनी से छान लिया जाता है, छान करके अलग कर लिया जाता है। और जो फिर जो शेष गंदगी बचती है उसको उपचार के लेके जाते हैं द्वितीयक टैंक में। द्वितीयक उपचार के लिए क्या करते हैं कि इस चरण में क्या करते हैं कि जो प्राथमिक बहिस्राव है उसमें कृत्रिम विधियों द्वारा ऑक्सीजन मिलाते हैं। जब ऑक्सीजन मिलाएंगे तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि उसमें क्या होगी? बढ़ने लगेगी। सूक्ष्म जीव बढ़ने लगेंगे और जो उसमें अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनका अपघटन करेंगे। अपघटन करने के बाद उसमें से जो गैसें निकलेंगी उसको हम बोलते हैं बायोगैस। और बाकी जो बचे हुए कचड़े रहते हैं उनको अ, अलग कर लिया जाता है निथार करके, और उसको जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तृतीयक उपचार में क्या करते हैं कि अब शेष जो बचा हुआ भाग जल होता है उसको अलग टैंक में ले जा करके उसमें क्लोरीन गैस मिला देते हैं। क्लोरीन गैस मिला देते हैं जिससे थोड़ा सा पानी शुद्ध साफ हो जाता है, उसका उपयोग अब करने लायक हो जाता है और उसका उपयोग सिंचाई के लिए करते हैं। अब यहाँ पर है शुक्रजनन। शुक्रजनन का मतलब ये होता है पेपर में पूछता, सॉरी, युग्मक जनन पूछता है पेपर में, किसे कहते हैं? युग्मक जनन का मतलब ये होता है, युग्मक जनन का मतलब होता है कि वृषण अथवा अंडाशय की जननिक उपकला कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। और ये 2 प्रकार से होता है, देखिए, अंडजनन और शुक्र जनन। अंडजनन मतलब होता है अंडाणु जनन, यानी कि अंडाशयों की जननिक उपकला कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। इसका एक फिगर है, देख लीजिएगा ना, अपने से देख लीजिएगा किताब में। शुक्र जनन अब यहाँ पर है, इसका मतलब ये होता है कि वृषण की जननिक उपकला कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्रजनन कहते हैं। यहाँ पर देखिए शुक्राणु है, इसका फिगर याद रखिएगा आप लोग। शुक्राणु सबसे ऊपर जो होता है अग्रपिंडक होता है, एक्रोसोम है, शीर्ष वाला भाग है ग्रीवा वाला भाग है, टेल वाला भाग होता है, ठीक है। एक्रोसोम का काम क्या होता है कि जो अंडाशय की दीवार होती है उसको गलाता है और अंडाणु और शुक्राणु को अंदर प्रवेश करने में हेल्प करता है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, डीएनए उंगली छापी के बारे में। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है इसका विकास किया गया था, इसको बताया था सबसे पहले एलेक्स जेफरी ने। एलेक्स जेफरी को जनक माना जाता है। और भारत में डॉक्टर वी के कश्यप जो हैं और लालजीत सिंह जो हैं, इन दोनों ने इसका विकास किया था। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है, तो इसमें डीएनए पर उपस्थित, इसको डीएनए उंगली छापी भी कहते हैं। इसमें डीएनए पर उपस्थित जो न्यूक्लियोटाइड क्रम होते हैं उन्हीं की पहचान की जाती है। और डीएनए में देखिए एक जाति के सभी जीवों में डीएनए में लगभग 99.9% जो डीएनए होता है सभी प्राणियों में, एक जाति के सभी प्राणियों में समान होता है। केवल 0.1% जो भाग होता है वही क्या होता है? भिन्न होता है। पेपर में कभी पूछता है पुनरावृत्ति डीएनए किसे कहते हैं? पुनरावृत्ति डीएनए किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक समष्टि में प्रत्येक व्यक्ति 20 से 100 क्षार युग्मों के असामान्य अनुक्रम को दर्शाता है, जिसकी पुनरावृत्ति अनेक बार होती है, इसे पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। पेपर में पूछता अनुषंगी डीएनए किसे कहते हैं?
इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में सेटेलाइट डीएनए। सेटेलाइट डीएनए, तो जो डीएनए होता है, डीएनए घनत्व प्रवणता में अपकेंद्रीकरण में पुनरावृत्ति डीएनए एक छोटे शिखर के रूप में प्राप्त होता है, जबकि शेष डीएनए जो होता है एक बड़े शिखर के रूप में दिखाई देता है। तो डीएनए के छोटे शिखर को हम बोलते हैं अनुषंगी डीएनए, और ये दो प्रकार का होता है, लघु अनुषंगी डीएनए, सूक्ष्म अनुषंगी डीएनए। लघु अनुषंगी डीएनए में 10 से 60 क्षार युग्म होते हैं, और सूक्ष्म अनुषंगी डीएनए में 2 से 13 क्षार युग्म होते हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो होता है 3 चरणों में पूर्ण होता है। ठीक है, 3 चरणों में पूर्ण होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। पहला, डीएनए को पहले हम अलग करेंगे, फिर डीएनए को आरई द्वारा माने कि प्रतिबंध एंजाइम द्वारा काट लेंगे। काटने के बाद उसको जेलिटोफ्रेसिस करेंगे। इतना करना होगा, ठीक है ना। 3 चरण पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। बायोस्फीयर यानी जैवमंडल किसे कहते हैं? तो जैवमंडल जो होता है पृथ्वी का वह भाग होता है जहाँ सजीव निवास करते हैं। इसको बांटा गया है 3 भाग में, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। और ये जो है स्थल से लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसको कैसे बचाव कर सकते हैं? तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले रोजन ने किया था, और इसके जनक कौन है? एडवर्ड ओ विल्सन है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र एवं वातावरण में पारस्परिक निर्भरता एवं अन्योन्य क्रियाएं करते हुए पादपों एवं जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जातियों का पाया जाना ही क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। मैंने सीधा सा मतलब है कि किसी भी पारतंत्र में, अभी भी कह सकते हैं, किसी भी पारतंत्र में पादपों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता कहते हैं। कैसे बचाव करेंगे? बचाव आपको पढ़ा चुके हैं हम, स्वस्थानिक संरक्षण और व्यवस्थानिक संरक्षण। ठीक है, अब देख लेते हैं अपरा किसे कहते हैं, प्लेसेंटा किसे कहते हैं। अपरा या प्लेसेंटा, तो अपरा का जो विकास होता है भ्रूणीय कोरियान यानी जो भ्रूण होता है माता गर्भाशय में बना हुआ, उसकी बात कर रहे हैं। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, उसके बाद क्या बनता है? भ्रूण बनता है। तो अपरा का विकास जो होता है भ्रूणीय कोरियान तथा गर्भाशय भित्ति दोनों से होता है, माने कि गर्भाशय की दीवार और भ्रूण से, दोनों से भित्ति से होता है। और भ्रूणीय कोरियान से रसांकुर तथा रुधिर वाहिनियों का विकास हो जाता है, और एक संवहनी अंग का निर्माण होता है, माने कि भ्रूण यानी कि जो गर्भाशय में भ्रूण है जो पल रहा है बच्चा, उसमें और माता के गर्भाशय की दीवारों के बीच में एक संवहनी अंग का निर्माण हो जाता है। यही अंग क्या कहलाता है? यही अंग को हम बोलते हैं अपरानाल, है ना। उस जुड़ाव को हम बोलते हैं अपरा, है ना, यहाँ पे लिखा गया है ना। इस जुड़ाव को हम क्या बोलते हैं? अपरा बोलते हैं। अपरा का निर्माण जो होता है वह निषेचन के तीसरे सप्ताह में हो जाता है, और अपरा के निर्माण के कुछ समय बाद अपरा एवं भ्रूण के बीच में एक नाभि रज्जु में नाभि नाल का निर्माण होता है। इसी को हम बोलते हैं नाभि रज्जु। इसको बोलते हैं कि जिसने ही बालक का जब जन्म होता है काटा जाता है, वही होता है, नली बीच में होती है। अपरा से कौन से हार्मोन स्राव होता है? तो अपरा से ह्यूमन को यानी कि HCG तथा HPL का श्रावण होता है। अपरा का कार्य क्या होता है? तो अपरा जो होता है वह भ्रूण के लिए माता के रुधिर से पोषण प्रदान करता है। पहला का मतलब पोषण प्रदान करना, दूसरा है शोषण में सहायता करना, शोषण करना, तीसरा उत्सर्जन, चौथा प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। ये सभी कार्य होते हैं। अब बात करते हैं संकटग्रस्त जातियां किसे कहते हैं। ठीक है, तो संकटग्रस्त जातियां किसे कहते हैं? तो ऐसी जातियां जिनकी संख्या में तेजी से कमी आती है और उनके विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है, उसी को हम बोलते हैं संकटग्रस्त जातियां। और इनको कई श्रेणियों में बांटा गया, जैसे इसमें देखिए, पहला है विकट संकटापन्न प्रजातियां, यानी कि वे जातियां जो भविष्य में किसी भी क्षण विलुप्त हो सकती हैं, उनको हम बोलते हैं विकट संकटापन्न जातियां। संकटग्रस्त देख लिया आप लोग। सुभेद जातियां किसे कहते हैं? तो जिनकी संख्या पर्याप्त है परंतु उचित अगर बचाव न किया जाए तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी, है ना। दुर्लभ जातियां किसे कहते हैं? जो बहुत कम पाई जाती हों। विलुप्त यानी जो पृथ्वी पर से नष्ट हो चुकी हों, है ना। और कैसे इनका बचाव करेंगे? तो बचाव पढ़ लिए आप लोग। व्यसन किसे कहते हैं? तो व्यसन का मतलब यह होता है कि व्यसन शरीर की वह स्थिति होती है जिसमें शरीर को सामान्य कार्यों के लिए किसी पदार्थ का सहारा में नशा का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है तथा व्यक्ति उन पर निर्भर हो जाता है। जैसे एल्कोहल, शराब पीते हैं लोग, काम करते हैं। तो निर्भरता का मतलब क्या होता है? तो शरीर की ऐसी
स्थिति जिससे नशीले पदार्थों की मात्रा अचानक अगर बंद कर दिया जाए तो उसके अंदर अप्रिय माने बेकार और विशिष्ट लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जैसे चिंता उसको होगी, बेचैनी होगी, तेज पसीना आएगा, शरीर कम कांपने लगेगा, कमजोरी उसको महसूस होगी, गला सूखने लगेगा, नींद नहीं आएगी, मांसपेशियों में तनाव होगा, ये सब होता है। ओपियोइड्स किसे कहते हैं? तो यह ओपियोइड्स जो होता है नशीला पदार्थ है, इसको अफीम के लेटेक्स लाशा से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। इसका उपयोग कहाँ होता है? निषेधक में बेहोश करने के लिए, दर्द निवारक के रूप में इसका उपयोग होता है, और ये जो होता है पाचन तंत्र और सीनेस को अधिक प्रभावित करता है। कैनाबिनोइड्स, कैनाबिनोइड्स जो होता है कैनाबिस सटाइवा यानी कि भांग के पुष्पक्रम, शीर्ष और पत्ती से प्राप्त होता है। इसे चरस, हशीश, गांजा भी कहते हैं। ठीक है। और ये रुधिर परिसंचरण तंत्र को क्या कर देता है? प्रभावित करता है। कोका एल्कलाइड या कोकीन, ये जो होता है अफ्रीका में जो पादप होता है एरिथ्रोजाइलान कोका, इससे प्राप्त होता है। यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अधिक प्रभावित करता है। सांस के साथ इसको खींचते हैं लोग हैं, और ये करता क्या है? शरीर में उत्तेजना बढ़ाएगा, सुखाभास होगा, स्फूर्ति उत्पन्न करेगा, और जब अधिक सेवन कर लेंगे तो विभ्रम हो जाएगा, माने कि भ्रमित हो जाएंगे। तंबाकू, जो तंबाकू होता है, तंबाकू निकोटियाना टुबैकुम नामक पौधे की पत्ती से प्राप्त होता है, और 31 मई को विश्व तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन नामक एल्कलाइड होता है जो नशा करता है। ठीक है। इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, क्या प्रभावित करता है? तो अधीवृक्क ग्रंथि, इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एड्रीनल ग्रंथि को उद्दीपित करता है, जिसके फलस्वरूप उत्तेजना बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, शोषण बढ़ जाता है, दर हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अधिक सेवन करेंगे दमा हो जाएगा, तपेदिक हो जाएगा, गले या मुंह में, फेफड़े में कैंसर हो सकता है ना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। शराब या अल्कोहल, जो शराब होता है किण्वन द्वारा बनता है। बियर में 3% अल्कोहल की मात्रा होती है, विस्की में 5% 45% होती है मात्रा, रम में 53%, ब्रांडी में 55%, जीन में 40 से 35%। इसको सेवन करने से मानसिक सुख का आभास होता है, लेकिन नशा खत्म होते ही मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है, उदासीनता हो जाती है, माने कि सुस्त हो जाएगा व्यक्ति। अधिक पिएगा तो उसका जो लीवर होगा, लीवर में सिरोसिस रोग हो जाता है ना। आंतों में जो होता है, आंतें जो होती हैं, आंतों में पेक्टिक अल्सर हो जाता है अधिक पीने से। ये है। अवसाधन किसे कहते हैं? तो अवसाधन जो होता है नारकोटिक मंडित वाली दर्द निवारक औषधियों का वर्ग होता है, जैसे कि अफीम हो गया, मार्फिन हो गया, हीरोइन हो गया, ये सभी क्या है? अवसाधन है। इनका सेवन करने से दर्द कम होता है, चिंता से मुक्ति मिलती है, श्वसन दर जो होती है कम हो जाती है, बीपी कम हो जाता है, तनाव जो होता है कम हो जाता है, नींद लाएंगे और सुस्ती लाएंगे। विभ्रामक किसे कहते हैं? तो ये औषधियाँ व्यक्ति के विचारों, भावनाओं एवं ज्ञान को बदल देती हैं, जिसके कारण वस्तुओं को देखने में, ध्वनि को सुनने में उत्पन्न हो जाता है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है ना। जिस एग्जाम्पल में एलएसडी हो गया, सिलोसाइबिन रसायन हो गया, भांग, जैसे भांग पी लेंगे आप, ढेर काले भांग पी लेंगे तो ऐसे ही हो जाएंगे। साइकोट्रोपिक औषधियाँ किसे कहते हैं? तो वे औषधियाँ जिनके प्रति व्यक्ति पूर्ण रूप से निर्भर हो जाता है और न मिलने पर बेचैन हो जाता है। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के बारे में, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी किसे कहते हैं? तो जीन इंजीनियरिंग द्वारा या जीन क्लोनिंग, सीधे हम कह सकते हैं कि जीन इंजीनियरिंग द्वारा, ज़्यादा बढ़ा जा रहा है, छोटा करिए इसको, है ना, यहाँ से लिख सकते हैं आप लोग कि इस तकनीकी में डीएनए के अणु को इच्छानुसार वांछित खंडों पर खंडित करके किसी अन्य डीएनए अणु में जोड़ दिया जाता है, चाहे प्रवेश करा दिया जाता है। इस प्रकार पुनर्योगज डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है। और ये 3 चरणों में कई पदों में पूर्ण होता है। पहले क्या करेंगे? पहला चरण क्या होता है? वांछित डीएनए खंडों का चयन, पहले चुनाव करते हैं, यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कोशिकाओं में से वांछनीय डीएनए खंडों को आरई मतलब प्रतिबंध एंजाइम की सहायता से काट लेते हैं। काटने के बाद फिर दूसरे डीएनए में जोड़कर बना लेते हैं पुनर्योगज डीएनए। तो इसमें लिखा गया है कि पृथक किए गए वांछनीय माने बढ़िया वाला जो डीएनए खंड होता है उसको लाइगेज की सहायता से वाहक डीएनए के साथ जोड़ दिया जाता है। इसके फलस्वरूप पुनर्योगज डीएनए का निर्माण होता है। अब उसको दुगुना करने के लिए, संख्या अधिक बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? पोषक के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने की बहुत सारी विधियां होती हैं। पहली विधि होती है रूपांतरण द्वारा। तो इसमें क्या करते हैं रूपांतरण में?
कि जीवाणु लेते हैं, यानी कि यही पोषक कोशिका इसमें प्रवेश करेंगे, क्योंकि जो जीवाणु जो होता है, जीवाणु जो होती है वो हर आधे घंटे में दुगना हो जाती है। तो जीवाणु कोशिका लेते हैं, उसको CaCl2 से प्रभावित कर देते हैं, है ना, जिससे जीवाणु की जो कोशिका होती है सुग्राही हो जाती है और आसानी से जो डीएनए हमारा पुनर्योगज है वो प्रवेश कर जाता है ना। अगला देखिए इलेक्ट्रोफोरेशन। इलेक्ट्रोफोरेशन में क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफोरेशन में क्या करते हैं कि उच्च वोल्टता की धारा प्रवाहित करते हैं पोषक कोशिका में, जिससे कोशिका भित्ति उसकी टूट जाती है और उसमें प्रवेश कर जाता है पुनर्योगज डीएनए। और आगे देखते हैं हम लोग, लाइपोसोम पूछता है पेपर में, लाइपोसोम पूछता है ना। लाइपोसोम क्या होती हैं? लघु झिल्ली पुटिकाएं होती हैं जिसमें पुनर्योगज डीएनए को भर करके पोषक कोशिका में प्रवेश करा देते हैं। अंत सूक्ष्म क्षेपण यानी कि माइक्रो इंजेक्शन, ये छोटा सा सूक्ष्म इंजेक्शन होता है जिसमें भर करके पुनर्योगज डीएनए को पोषक कोशिका में द्विगुणन के लिए प्रवेश करा देते हैं। वृषण के 2 कार्य पूछा गया है, तो शुक्राणु का उत्पादन करना, है ना, और दूसरा एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावण करना, तीसरा, बस 2 ही काम पूछा, 2 ही छोड़ दीजिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट में अंतर याद रखिएगा, डीएनए आरएनए में अंतर याद रखिएगा आप लोग। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, आरएनए में राइबोस शर्करा होती है, ठीक है। और फिर डीएनए में दूसरे वाले C पर OH नहीं होता है और आरएनए में दूसरे वाले C पर OH होता है, ठीक है। और फिर देखिए डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, ठीक। और आगे देखते हैं, डीएनए जो होती है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बनी संरचना होती है और आरएनए जो होता है 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बनी संरचना होती है। अब अगला, डीएनए में स्व-द्विगुणन की क्षमता होती है, मैंने डीएनए से डीएनए बन जाता है, तो डीएनए में स्व-द्विगुणन की क्षमता होती है, आरएनए में स्व-द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है। क्वेश्चन है कि जैव उर्वरक में सूक्ष्म जैव उर्वरक क्या है? किन 2 जीवाणुओं के नाम लिखिए जो मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बोला नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। जैव उर्वरक या जैविक खाद किसे कहते हैं, या उनका सूक्ष्म जीवों में क्या महत्व होता है? तो देखिए यहाँ सबको लिखना है, थोड़ा सा नीचे चले हम लोग, नीचे से यहाँ से। तो देखिए विभिन्न प्रकार के जीव अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मृदा में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं जो पादपों की वृद्धि एवं विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? जैव उर्वरक कहते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे इसमें राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोला, क्लास्ट्रीडियम, कौन में काट लिखना आप लोगों को रहेगा। यहाँ से ये कर सकते हैं कि राइजोबियम जीवाणु लेगुमिनोसी कुल के जड़ों में सजीव के रूप में रहते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विभिन्न नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं जिसका पौधे आसानी से उपयोग कर लेते हैं। यह क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है, ठीक है। बस इतना लिख लेंगे आप लोग। अपूर्ण प्रभाविता की खोज किया था कार्ल कोरेंस ने, और किस पौधे पर प्रयोग किया था इसका? तो गुलाबास या मिरेबिलिस जलापा पर खोज किया था। गुलाबास के पौधे याद रखिएगा, गुलाबास पर। और ये मेंडल के नियम का अपवाद याद रखिएगा। ये भी, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? तो तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में जब मध्यवर्ती मतलब कि बीज के लक्षण प्रकट होते हैं तो इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। और नीचे ये क्रॉस करा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये क्रॉस करा सकते हैं आप लोग। गुलाबास का लाल पुष्प लेना है और क्रॉस कराना है गुलाबास के सफ़ेद पुष्प के साथ, तो पहली पीढ़ी में सभी कैसे होंगे? गुलाबी होंगे। बस इतना तक लिखना है आप लोगों को है। फिर यहाँ से मानव इंसुलिन पर टिप्पणी आता है। मानव इंसुलिन, तो देखिए मानव इंसुलिन जो होता है इसकी कमी से आप जानते हैं कि मधुमेह यानी शुगर रोग होता है। तो मानव इंसुलिन की संरचना का अध्ययन सबसे पहले फ्रेडरिक सेंगर ने किया था, है ना, और इनको इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो चलिए छोड़िए इसको, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या जरूरी है। तो इंसुलिन जो होता है, इसमें इंसुलिन जो होता है ए तथा बी
2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बनी संरचना होती है। सॉरी, ऐसे लिखेंगे आप लोग, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इंसुलिन में लिखना है आपको ना। इंसुलिन में ए तथा बी 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। श्रृंखला ए में 21 अमीनो अम्ल तथा श्रृंखला बी में 30 अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। दोनों श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, लेकिन जो मनुष्य और स्तनधारी होते हैं उनमें एक अतिरिक्त श्रृंखला माने अन्य श्रृंखला सी भी पाई जाती है, जिसमें 33 अमीनो अम्ल होते हैं, जो परिपक्वता के दौरान यानी परिपक्व होने के दौरान पृथक हो जाती है, माने अलग हो जाती है। तो ये आप लोग ये फिगर इसका है इंसुलिन का। श्रृंखला हाई ए है 21 अमीनो अम्ल, श्रृंखला हाई बी है 20 अमीनो अम्ल, और बीच में जो बड़की हाई है श्रृंखला सी है 33 अमीनो अम्ल इसमें है, और दोनों श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी हैं। इंसुलिन कैसे बनता है इसको देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा फिगर है इंसुलिन बनने का, पढ़े होंगे तो आप लिख सकते हैं। तो इंसुलिन का संश्लेषण कैसे होता है इसको देख लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसमें। लॉजिस्टिक वक्र जनसंख्या वृद्धि के रूप पूछ देता है। तो किसी भी समष्टि में होने वाली कुल वृद्धि तथा समय के बीच जो ग्राफ का प्रदर्शन होता है उसी को हम बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि रूप। और ये 2 प्रकार का ग्राफ मिलता है, एक सिग्माइड वक्र पूछता है या एस वक्र। ठीक है, तो ऐसा होता क्या है कि जब समष्टि में संसाधन और सीमित अवस्था में होते हैं तो वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है, फिर अचानक रुक जाती है। तो इस समष्टि के लिए इस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है ना। और ये फिगर आपका रहेगा, फिगर बनाएंगे आप इस तरीके से, इस तरह से। पहली अवस्था को बोलेंगे प्रारंभिक अवस्था, इसमें जीवधारी जो होते हैं अपने आप को अनुकूलित करते हैं, इसमें वृद्धि बहुत कम देखने को मिलती है। दूसरी अवस्था को बोलते हैं मध्य अवस्था, त्वरण अवस्था, इसमें भोजन अधिक मात्रा में रहता है, वृद्धि अधिक देखने को मिलती है। तीसरी अवस्था को साम्य अवस्था या अंतिम अवस्था बोलते हैं, स्थिर अवस्था बोलते हैं, क्योंकि इसमें पर्यावरणीय प्रतिरोध बढ़ जाते हैं जिससे वृद्धि सीधे रुक जाती है। और अगला यहाँ से है जे वक्र या ज्यामितीय वक्र। जब किसी समष्टि के लिए असीमित संसाधन हो तथा पर्यावरणीय प्रतिरोध न हो तब समष्टि में तीव्रता से वृद्धि होती है, इसके बाद एकाएक वृद्धि रुक जाती है, तब जाकर के इस समष्टि के लिए जे प्रकार का वक्र प्राप्त होता है। और ये नीचे देखिए जे प्रकार का वक्र हमने बनाया है। पहली अवस्था को बोलते हैं प्रारंभिक अवस्था, मध्य की अवस्था को बोलते हैं चरघातांकीय अवस्था, और लास्ट अवस्था को बोलते हैं अंतिम अवस्था, चाहे वह अक्षमता है। अब बना लीजिएगा फिगर। पूछा गया त्रिसंलयन क्या है और कहाँ पाया जाता है। तो पहले हम जानेंगे निषेचन किसे कहते हैं। ठीक, निषेचन का मतलब ये होता है, थोड़ा सा देखिए एक बार और। हाँ, निषेचन का मतलब ये होता है, निषेचन का मतलब होता है कि नर एवं मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मज का निर्माण करता है। इसकी खोज किया था स्ट्रासबर्गर ने। 2 प्रकार का होता है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य मतलब कि शरीर के जब बाहर निषेचन होता है उसको बोलते हैं बाह्य निषेचन। ये कहाँ पाया जाएगा? मछलियों में, उभयचरों में, शैवालों में, कशेरुकी जंतुओं में कुछ पाया जाएगा। आंतरिक कहाँ होता है? मैंने शरीर के अंदर निषेचन होता है। तो जितने भी सरीसृप रेंगने वाले जीव हैं, उभयचर हो गए, हम लोग हो गए, सब में आंतरिक होता है, माने कि निषेचन शरीर के अंदर किसी पार्ट में होगा, जैसे कि मनुष्य का होता है स्त्री के में अंदर। ठीक है ना। अब यहाँ से पहले हम देखते हैं दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। ठीक, तो इसके पहले हम लोग जानेंगे संयुग्मन के बारे में और त्रिसंलयन के बारे में। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, दोनों देख लेते हैं हम लोग। तो जब एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संयुक्त होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है तो इस क्रिया को संयुग्मन कहते हैं। तथा दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ संयुक्त होकर त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है तो इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। जब दोनों क्रियाएं किसी पौधे में एक साथ होती हैं तो उसको दोहरा निषेचन कहते हैं। इसकी खोज दोहरा निषेचन की खोज एसजी नवास्चीन ने किया था, याद रखिएगा। फिर सुनिए कि जब एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ जुड़कर संयुक्त होकर
द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है तो इस क्रिया को संयुग्मन कहते हैं, तथा दूसरा युग्मक ध्रुवीय केंद्र के साथ जुड़कर संयुक्त होकर त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है तो यह क्रिया त्रिसंलयन कहलाती है। और जब किसी पुष्प में ये दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं तो उसको हम बोलते हैं द्वारा निषेचन। गोल्डन धान यानी कि विटामिन ए की कमी को दूर करने वाले चावल का विकास किया गया वैज्ञानिकों द्वारा, उसी को हम बोलते हैं गोल्डन धान या सुनहरा चावल। ठीक है। फ्लेवर सेवर, फ्लेवर सेवर जिसको बोलते हैं पार्जिनी टमाटर बोलते हैं, कोशिका भित्ति को नष्ट करने वाले एंजाइम पॉलीगैलेक्टोन्यूरोनेज का संश्लेषण कम होता है और टमाटर लंबे समय तक बहुत तरोताजा बना रहता है। जीएम फसलों से लाभ और हानि क्या है? तो जीएम फसलों से पहले लाभ देखते हैं कि जीएम फसलों से लाभ क्या है। जीएम फसलों को हम बोलते हैं अनुवांशिक रूपांतरित फसल या इसको बोलते हैं पार्जिनी फसल। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं। इससे लाभ क्या होता है? तो जैविक और अजैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है ना। जैविक तथा अजैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है पौधों के अंदर। कीटनाशकों का कम उपयोग करना पड़ता है। इसके अलावा पोषक तत्वों और खनिज पदार्थ में वृद्धि हो जाती है उनके अंदर। उत्पादन क्षमता भी क्या होती है? बढ़ जाती है, मतलब अधिक उपज होती है। हानि क्या होती है? एलर्जी उत्पन्न करते हैं ये। किसानों को हर वर्ष नए नए बीज खरीदने पड़ते हैं और विष का कारण, उनके अंदर जो विष बनता है पौधों के अंदर, उसके कारण जो परागकण वाले जीव होते हैं, जो परागण कराने वाले जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, वो मर जाते हैं। निषेचन की प्रक्रिया जो होती है उसका सचित्र वर्णन करने के लिए पूछा गया है। निषेचन जानी गए आप लोग किसे कहते हैं। और जो निषेचन जो होता है 3 चरणों में पूर्ण होता है। पहला चरण होता है, इसको हम बोलते हैं परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो परागकण होगा, परागकण जो होगा पहुंचेगा वर्तिकाग्र पर, और पहुंचने के बाद परागकण अंकुरित होगा, अंकुरित होता है और अंकुरित होकर क्या बनाता है? परागनलिका का निर्माण करता है। ठीक है ना। तो परागण के बाद परागकण अंकुरित होता है और अंकुरित होकर परागनलिका का निर्माण करता है। ठीक है। सेकंड चरण क्या होता है इसका? तो परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। तो जो परागनलिका जब बनेगी तो बीजांड में प्रवेश करेगी। अंडद्वारी प्रवेश, निभागीय प्रवेश, मध्य प्रवेश, कोई एक ही रहेगा। अंडद्वार से जब प्रवेश करेगी उसको बोलेंगे अंडद्वारी प्रवेश। निभाग से प्रवेश करेगी निभागीय प्रवेश। बीच में से प्रवेश करेगी मध्य प्रवेश। तीसरा चरण होता है परागनलिका का अंडकोश में प्रवेश। परागनलिका का अंडकोश में प्रवेश। तो जब प्रवेश करेगी तो अब इसके बाद आप देख ही लिए हैं कि त्रिसंलयन होगा, संयुग्मन होगा, पीछे अभी पढ़े हैं मात्र 1 मिनट पहले। और ये पूरा फिगर इसका रहता है जिसमें बनाना पड़ेगा आप लोगों को कैसे निषेचन है। ये परागकण है, इस पर आ गया, अंकुरित होकर बना रहा है परागनलिका और इसके अंदर प्रवेश कर रहा है पूरा, है ना। ये प्रक्रिया आपकी रहे। सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? तो याद रखिएगा हमेशा कि जिस फल का निर्माण अंडाशय से होगा उसे बोलेंगे सत्य फल, और जिस फल का निर्माण अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से होगा पौधे के पुष्प के, उसको हम बोलेंगे असत्य फल या आभासी फल। जैसे में सेब और नाशपाती, ये सभी क्या है? आभासी फल हैं। देखिए इसमें चरगाप का नियम पूछा गया है। चरगाप का नियम मतलब ये होता है, चरगाप ने 1950 ईस्वी में नियम दिया था। तो इसका नियम का पहला पॉइंट था कि प्यूरिन की मात्रा प्रिमनिन के बराबर होती है डीएनए में।